आज की वीडियो हमारी लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये आज का हमारा टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताई है, एक्सप्लेन की, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कोई लिमिटेशन है। तो बेसिकली 4 लिमिटेशन इसके होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और थर्ड है द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फोर्थ, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ये बेसिकली हमारे पास 4 लिमिटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के। इनमें आज हम फर्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। मान लीजिए हमारे पास ये एक ब्लैक बॉडी है, कोई ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है और इस पर ये ब्लैक बॉडी है और इस पर आप जो है कोई एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। यहां से आपने कोई एनर्जी रेडिएट की, ये इंसिडेंट रे है फोटोन के रूप में। तो इस ब्लैक बॉडी में 3 तरीके की सिचुएशन बन सकती हैं। पहली, ये जो आपने एनर्जी रेडिएट की है, एनर्जी एमिटेड की है, एनर्जी इंसिडेंट की है, या तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए या ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाए, या ये एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब कर ली जाए, या रिफ्लेक्ट हो जाए, या एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाए, या ट्रांसमिट हो जाए। क्या है, ट्रांसमिटेड हो जाए, ट्रांसमिट। ये 3 सिचुएशन आपके पास बन सकती हैं। एनर्जी या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, या ट्रांसमिट हो जाएगी किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर। जब हम कोई हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी किसी भी सोर्स से डालते हैं तो क्या होगा, 3 सिचुएशन पॉसिबल हैं। अब ये जो ब्लैक बॉडी आपके पास है, इस ब्लैक बॉडी में आपने देखा यहाँ पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से आपने एनर्जी, लाइट एनर्जी जिसकी जो वेवलेंथ यहाँ पर λ1 थी, यहाँ से डाला आपने, यहाँ पर λ2 थी, यहाँ से डाला आपने, यहाँ λ3 थी, यहाँ पर डाला आपने, ये λ आपके पास में 4। अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह से आपने डाला अलग अलग लैम्डा वैल्यू, अलग वेवलेंथ की एनर्जी को, हीट को, वेव को। तो क्या होगा, ये ब्लैक बॉडी जो होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। ब्लैक बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक बने आपके ब्लैक बॉडी के। ये आपके पास में फर्स्ट परफेक्ट आपके पास में एब्जॉर्बर है। ये ब्लैक बॉडी जो है परफेक्ट एब्जॉर्बर है आपके, और परफेक्ट रेडिएटर भी है। परफेक्ट क्या है, रेडिएटर है। परफेक्ट रेडिएटर भी है। ये परफेक्ट रेडिएटर भी है आपके पास में। यानी कि ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी होती है। इट कैन ऑल्सो एमिटेड या एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे वो λ1 हो, λ2 हो, अलग अलग वेवलेंथ की हो, वो सभी को क्या करती है, एमिट कर सकती है, और सभी को क्या है, एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर यहाँ से डेफिनेशन देखें तो यहाँ से डेफिनेशन बन के आती है, इफ द सबस्टांस, यहाँ मैं डेफिनेशन भी नोट डाउन कर देता हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिखिए। इफ द सबस्टांस
अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, बीइंग heated as a black body, if the substance being heated a black body, the radiation emitted is the radiation emitted is called black body radiation. Black body radiation. ये आपके पास में ये इसकी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन बनी, यानी कि ब्लैक बॉडी ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, बेस्ट एब्जॉर्बर भी है और क्या है वो बेस्ट रेडिएटर भी है, इसलिए हमने ब्लैक बॉडी को यहाँ पर लिया। जब सिंपल सी बात, अगर किसी ब्लैक बॉडी को हम यहाँ पर ये मेरे पास ब्लैक बॉडी है, कोई ब्लैक बॉडी मैंने यहाँ पे ली और मैं इसको टेम्परेचर दे करके यहाँ पर हीट करना चाह रहा हूँ, मैंने हीट किया है यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएटर भी है परफेक्ट और एब्जॉर्बर भी है, तो वो ब्लैक बॉडी पहले क्या होगी, वो रेड हो जाती है और हीट करोगे वो येलो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और हीट करोगे वो वाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और हीट करोगे वो ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली वो पिंक भी हो सकती है और ज़्यादा हीट करोगे। तो ये क्या हो रहा है, आपने पढ़ा है, पिछली भी क्लास में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है उसको हमने लिखा VIBGYOR, विबग्योर, और आपने देखा जो रेड कलर होता है इसकी लैम्डा की वैल्यू 700 नैनोमीटर के करीब पाई गई, और आपके पास में जो वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है, इसकी जो है 400 नैनोमीटर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पाई गई। इससे पता चल गया कि पहले ब्लैक बॉडी रेड हुई, यानी कि लैम्डा उसके लिए ज़्यादा था, यानी कि रेड कलर के लिए लैम्डा क्या हुआ, ये मैक्सिमम है, और जो आपके पास में ये वायलेट कलर है इसके लिए क्या है, ये लैम्डा की वैल्यू मिनिमम है, और जब लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होती है तो फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी, और यहाँ न्यू क्या होगी, ये मिनिमम होगी, ये मिनिमम हो गई। ये सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है, पहले वो ब्लैक बॉडी को हीट करना शुरू किया तो रेड, उसके बाद फिर वो येलो, उसके बाद वो ग्रीन, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो क्या है, जब हम किसी को हीट करते हैं ब्लैक बॉडी, वो पहले रेड हॉट होती है, फिर येलो, फिर वाइट फ्लेम देना शुरू करती है और ब्लू और पिंक में कन्वर्ट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है भाई, रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी, रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है जब हम कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन करते हैं, या हम किसी ब्लैक बॉडी पर जब हम लाइट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डालते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, तो वो एक गुड एमिटर है और बेस्ट एब्जॉर्बर भी है, जिसकी वजह से हम यहाँ कहते हैं कि रेडिएशन एमिटेड हुई है। अगर रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज नोन एज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो गई और जो उसकी इंटेंसिटी थी वो इंक्रीज पाई गई। अब हमें ग्राफ यहाँ खींचे, ये ग्राफ हम यहाँ ऐसे खींचते हैं और ग्राफ में एक एक्सिस पर हम यहाँ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ रखते हैं
और एक पर इंटेंसिटी रखते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी, यहाँ पर इंटेंसिटी जब हम यहाँ रखेंगे तो आप यहाँ ये हमारे पास इंटेंसिटी हुई आपके पास, ये आप देखो। अब आप देखें ये लैम्डा आपके पास है, ये आप 50 100 ऐसे कर लें आप, यहाँ 50 100 आप कर लें, ऐसे कर लें, कुछ भी कर लें आप यहाँ पे, क्योंकि वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे 200 ऐसे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे 100 200 300, यहाँ पर 400 ऐसे करके, यहाँ पे फिर 500 ऐसे करके, यहाँ पर आपके पास 600 लैम्डा की वैल्यू है। अब T1 टेम्परेचर पर हमें ये ग्राफ ऐसा मिलता है, यहाँ पर ये T1 टेम्परेचर पर अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये ग्राफ हमें मिलेगा यहाँ पर, ये T2 टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर है T1 यहाँ पर और ये टेम्परेचर है T2। आप देखें यहाँ पर ये T1 टेम्परेचर पर, यहाँ पर ये जो आपके पास इंटेंसिटी हमें ऑब्टेन हो, ये इंटेंसिटी हमें T1 टेम्परेचर पर, और ये इंटेंसिटी आपने हमें हुई यहाँ पर। तो आप देखेंगे टेम्परेचर को, आप देखेंगे हाँ ये आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो ये टेम्परेचर कम है यहाँ इस टेम्परेचर पर, तो आप देखें यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो लैम्डा क्या है, डिक्रीज आपके पास हो गया है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, लैम्डा विल डिक्रीजेस इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर आपके पास है वो इंटेंसिटी, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हमें मिल रही है। T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारे पास ये आ गई, T2 टेम्परेचर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास ये आ गई। तो क्या हुआ, इसे रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, तो किसी ब्लैक बॉडी द्वारा रेडिएशन अगर जो एमिटेड किया जा रहा है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होती है और इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। और इसका मतलब T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1 से। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर घटाने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटाने पर क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी आप देख रहे हैं वो भी बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई इंटेंसिटी। वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, जब हमारे पास कोई मेटल होता है, ये मेरे पास कोई मेटल है, इस मेटल की सरफेस पर, ये हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है और इस मेटल की सरफेस के ऊपर यहाँ पर कोई रे जब इंसिडेंट करेगी, यहाँ पर हमने यहाँ कोई रे डाली है ये और रे, तो इस रे जो आपके जिसे हमने बोला जो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट आई है कोई यहाँ पर, तो ये सरफेस गर्म होने के बाद में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू कर देगी। क्या है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू कर देगी। अब ये एनर्जी का जो पैकेट डाला है ये ग्रुप ऑफ फोटोन है, यानी कि E=H न्यू है, E=H न्यू है। यहाँ से हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन लाइट यानी कि E=H न्यू के रूप में ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज इरेडिएटेड ऑन इट। This phenomena is called photoelectric effect. The electron emitted is called photoelectron. जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डाले हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस होगी मेटल की सरफेस, ये मेटल की सरफेस जो होगी ये सरफेस गर्म हो करके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू कर देगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E=12 mv² होगी, क्या होगी, E=12 mv², इसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब इसको जो 1900 में यानी कि मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी, बाद में 1905 ने
आइंस्टाइन ने इसको फर्दर एक्सटेंडेड किया और एक एक्सपेरिमेंट उस समय पे ये यहाँ उन्होंने किया था कि यहाँ पर कोई मेरे पास इवैक्यूएटेड कोई ट्यूब है, या ऐसे कोई इवैक्यूएटेड ट्यूब मैंने बना ली, और इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में क्या है कि यहाँ पर एक मेटल का इलेक्ट्रोड डाला और उसको कनेक्टेड कर दिया यहाँ पर किसी बैटरी के साथ में यहाँ पर, और यहाँ एक डिटेक्टर लगाया, डिटेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस रेट से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस रेट से हो रहा है, और इसको पॉजिटिव साइड दी गई और इसको यहाँ पर नेगेटिव साइड दी गई। जब इस मेटल की सरफेस पर, जब इस मेटल की, और इसे यहाँ पर एक एमीटर, यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया, इसके यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया गया, एमीटर यहाँ पर लगा दिया गया, और ये एमीटर यहाँ हमें रीडिंग देता रहेगा कि कितने जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किस रेट से मतलब हो रहा है। जब यहाँ पर हमने कोई यहाँ पर फोटोन, लाइट और फोटोन यहाँ पर हमने डाली है E=h के रूप में, तो यहाँ से ये सरफेस, ये मेटल की जो सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऐसे करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजेक्शन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके पास मेटल सरफेस पर जब लाइट डालेगी तो डिटेक्टर क्या होगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्टर इसको क्या कर लेगा, यहाँ पर डिटेक्ट करेगा, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो एमीटर हमें रीडिंग देता रहेगा। तो यहाँ पर जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का पैकेट डाला उसको हमने क्वांटम बोला है। क्या है, क्वांटम बोला है। पैकेट ऑफ एनर्जी को हमने बोला क्वांटम। जो एनर्जी है E= आपके पास में h न्यू है, इसको एनर्जी ऑफ पैकेट को क्वांटम बोला, और क्वांटम ऑफ एनर्जी को द फोटोन। क्या है, ये फोटोन है। क्या है, ग्रुप फोटोन। तो क्या हम यहाँ पर जो बात करें कि जो E है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का, और E= आपके पास आ गया यहाँ पर h न्यू, और यहाँ पर ये h जो है ये है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है ये, प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी भी वैल्यू भी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू आपके पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड, या 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यहाँ पर ये जूल सेकेंड यहाँ पर हो जाएगी। तो ये प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर जो E= आपके पास है NH न्यू, वेयर n इज द इंटीजर वैल्यू है यहाँ पर, और यहाँ n इंटीजर वैल्यू जो n हमने माना है यहाँ पर। अब जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट एनर्जी इंसिडेंट की जाती है या टकराती है, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू होता है, यानी कि जब इस मेटल सरफेस के ऊपर, यहाँ पर इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट एनर्जी का पैकेट फोटोन के रूप में डाला, जब एनर्जी डाली, लाइट एनर्जी डाली, तो ये मेटल सरफेस गर्म होना शुरू हो गई, और यहाँ पर गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू कर दिया। जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हुआ उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जहां पर, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू कर देते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जितनी एनर्जी उसको दी जाती है उस एनर्जी को नोट डाउन कर लेते हैं, तो उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बात यहाँ पर करनी है कि जो अपने पास ये एनर्जी है, जो एनर्जी का पैकेट है E=h न्यू, जिसे हम बोल रहे हैं E= आपके पास h न्यू, आपके पास यहाँ है h न्यू आपके पास है, E=h न्यू आपके पास जो है। अब ये जो एनर्जी है E=h न्यू, तो यदि इंसिडेंट लाइट जो होती है
वो अगर न्यू इज यानी कि यदि इंसिडेंट लाइट न्यू इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके पास में जो लाइट यहाँ पर निकल रही है, ये जो इंसिडेंट लाइट है ये वाली, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपके पास एच न्यू नोट होगा और जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा यानी कि डब्ल्यू नोट होगा। इस मेटल सरफेस के ऊपर जब इंसिडेंट लाइट आपने डाली इक्वल टू एच न्यू, तो वो मेटल सरफेस गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस एनर्जी को आप यहाँ पर ई नोट इक्वल टू एच न्यू नोट बोलते हैं, जिसे डब्ल्यू नोट यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन, यानी कि ई इक्वल टू एच न्यू, और जो नई आपके पास एनर्जी मिली है वो आपके पास एच न्यू नोट हो गई, जो इक्वल है वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन के ये डब्ल्यू नोट क्या है, आपके पास वर्क फंक्शन है। अब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो हमने कोई अलग अलग मेटल हमने यहाँ पे लिए, कुछ मेटल के एग्जांपल हमने ले लिए, जैसे मान लो, और जो डब्ल्यू नोट की वैल्यू है इलेक्ट्रोवोल्ट में, जैसे मान लो हमने सीजियम ले लिया यहाँ पर, या हमने पोटेशियम ले लिया यहाँ पर, या हमने सोडियम लिया है, सोडियम, लिथियम ले लिया हमने, और मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम, या हमने सिल्वर ले लिया, यहाँ पर सिल्वर आपने लिया। तो अब यहाँ पर जो सीजियम की जो वैल्यू है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट है, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना, वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी के बाद ही वो इजेक्शन शुरू कर देंगे। और जो पोटेशियम है आपके पास 2.25 इलेक्ट्रोवोल्ट है, सोडियम की वैल्यू 2.30 आपके पास यहाँ पर है, या लिथियम है 2.42 आपके पास है, या आपके पास मैग्नीशियम की वैल्यू 3.47 है आपके पास इलेक्ट्रोवोल्ट में, और सिल्वर की वैल्यू आपके पास में 4.3 आपके पास में इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिपेंड कर रही है उस मेटल के ऊपर कि वो मेटल किस तरीके का है, उसका नेचर किस तरीके का है। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारे पास इंसिडेंट रे है हमारे पास, ये जो इंसिडेंट रे हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास में एच न्यू नोट है। तो अब यहाँ पर बात करें, अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की है, वो आपके पास हाफ mv², क्या है, हाफ mv², क्या हाफ mv², और वो आपके पास में क्या आ रहा है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आपके पास में वो वैल्यू आ रही है, उनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आपके पास आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ से एच न्यू आपके पास कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आपके पास में क्या है, आपके पास एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv²। तो यहाँ से एच न्यू की वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ पर किया जा सकता है। दिस इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन ने इसे फर्दर एक्सटेंडेड किया था प्लैंक के बाद में, और 1905 में जो इक्वेशन दी गई थी उसको आइंस्टीन ने जो मॉडिफाई करने के बाद वो ये इक्वेशन है जिसे हम बात कर रहे हैं। अब हम अगर और बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई है, यानी कि यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना चाहे तो इसको फिर वो दोबारा वही वो बन गया आपके पास में, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है आपके पास एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आपके पास में जो वैल्यू आई है, ये जो इक्वेशन आपके पास में बनी है, इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी या mx प्लस सी, इससे अगर हम यहाँ पर जो कंपैरिजन करते हैं हमें ग्राफ मिलता है, हमें एक ग्राफ यहाँ पर ऑब्टेन होता है। उस ग्राफ को अगर हम बनाएं, यानी कि वो ग्राफ हमारे जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ई यानी कि एच न्यू के बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है तो हमें इस तरीके का यहाँ पर ये इंटरसेप्ट मिलता है, एक स्लोप मिलता है यहाँ पर। इस इंटरसेप्ट को यहाँ पर इस
सेप्ट को, ये इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर, इस इंटरसेप्ट को जो आप बोल रहे हैं एच न्यू, यहाँ एच न्यू नोट बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ न्यू क्या है आपके पास में, फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नोट आपके पास में जो बनती है वो बनती है आपके पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अलग अलग होती है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो एक लिमिटेशन के रूप में मैंने बताया था। पहले मैंने ब्लैक बॉडी, मेरी लास्ट वीडियो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसको आपने देखा। अगर नहीं देखा तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।